कि जो 9th एंड 10th होता है वो एक स्टूडेंट के एकेडमिक जर्नी के फाउंडेशन ईयर्स माने जाते हैं। इन फाउंडेशन ईयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? माइंडसेट बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, मतलब करिकुलम जो है वो टोटली शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं किस पे, रिसोर्स बुक पे। हमारे यहाँ पे सीबीएसई का बेस है एनसीईआरटी, तो सबसे पहले उनको एनसीईआरटी कवर करनी है, फिर एनसीईआरटी की आती है एग्जाम्पलर, तो वो हमें कंप्लीट करनी है। क्या आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर वर्किंग एवरी डे, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और इफ यू आर अ पेरेंट कंसर्न्ड अबाउट योर चाइल्ड्स फ्यूचर, बिकॉज 9th एंड 10th जनरली फाउंडेशन ईयर्स माने जाते हैं, सो यू नीड नॉट वरी। टुडे वी हैव विद अस आवर एक्सपर्ट फैकल्टी टीम फ्रॉम थिंक गुरुज, founded in 2012, formerly known as Guru's Academy. They have mentored more than 10,000 students since the past 13 years. They have been guiding students from class 6 to class 12 and JEE and NEET जैसे specialized programs के लिए भी they have been guiding students. So to decode and to understand the complete roadmap to crack the board examination as well as the preparation strategy that should be followed in class 9th and 10th, we will completely discuss it in detail today. So without any delay, let's begin today's podcast. So Sapna ma'am, Himanshu sir, I welcome you to the podcast. It's my pleasure to host you. So this podcast is for both the parents and the students. So we would like to start with the very basic. कि जो 9th and 10th होते हैं वो एक स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी के फाउंडेशन ईयर्स माने जाते हैं। सो इन फाउंडेशन ईयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो 9th एंड 10th को सिर्फ बोर्ड ईयर्स बोलना बहुत बड़ी गलती है एक तरीके से। एक्चुअली ये एक स्टूडेंट के माइंडसेट बिल्डिंग ईयर्स होते हैं। यहाँ पे मतलब करिकुलम जो है वो टोटली शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। 9th में जो स्टूडेंट जब आता है तो स्कूल लाइफ जो है वो टोटली एक सीरियस एकेडमिक फेस में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक बच्चा जो है वो साइंस में बेसिक लॉज, साइंस में लॉज, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन सब का बेसिक जो है वो स्टूडेंट्स का यहीं से बिल्ड होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो 11th एंड 12th का 70% कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे का 9th एंड 10th के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। अगर आप एक एग्जांपल से रिलेट करें, अगर आपका 9th एंड 10th में अलजेब्रा वीक है तो 11th एंड 12th का मैथ्स आपको टफ लगेगा ही लगेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी मोशन जैसे कॉन्सेप्ट वीक है आपके तो फिजिक्स में डिफ़िकल्टी होगी ही होगी। अगर आपका इंग्लिश, ग्रामर इन सब पे होल्ड नहीं है तो कम्युनिकेशन हमेशा इम्पैक्ट करेगी। पर फाउंडेशन का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं होती है। ये 2 साल आपको सिखाते हैं स्टडी डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी और एग्ज़ाम कामनेस। एक तरीके से मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि 9th एंड 10th के मार्क्स टेम्पररी होते हैं, पर 9th एंड 10th की जो हैबिट्स होती है वो परमानेंट। या अग्रीड, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8th के बाद जब 9th में आते तो दैट इज अ ट्रांजिशन। 9th की पढ़ाई 8th से थोड़ी तो डिफरेंट है ही, एंड देन व्हेन यू स्विच टू 10th तो 10th फिर भी थोड़ा इजी लगता है, बिकॉज 9th is a little difficult for students to cope up. Yes, मतलब 9th में एक तरीके से टोटली एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, मतलब हर चीज़ को इमेजिन करना बिना देखे चीज़ों को, तो और 8th स्टैंडर्ड तक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल, ये सारी चीज़ें थी, तो वो टोटली बिल्कुल। और अभी तो और भी चीज़ें एडवांस हो गई है। 9th एंड 10th में आप देखेंगे तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से चीज़ें अलाइन नहीं है, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का कंटेंट ज़्यादा हो गया है, केस स्टडी ये सब का प्रपोर्शन ज़्यादा हो गया है, तो अभी बच्चा रट के कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको प्रॉपर लॉजिक ध्यान देना। गुजरात में स्टूडेंट्स ईदर आर इन CSEB बोर्ड और CBSE बोर्ड, सो कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर द ऑडियंस कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवेल्युएशन, सिलेबस, दो इट इज़ मोस्टली NCERT अलाइंड नाउअडेज, बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ? अगर हम देखें तो सिलेबस का ओवरलैपिंग ज़रूर बड़ा है।
मतलब जीएससीबी और सीबीएसई दोनों में, पर दोनों एग्जाम की फिलॉसफी जो है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम सीबीएसई जीएससीबी दोनों के अप्रोच की बात करें तो सीबीएसई का पूरा जो फोकस है वो किस पे है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होता है और एप्लीकेशन पे होता है एक तरीके से। मतलब सीबीएसई में आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, अब वहाँ पे केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। मतलब सीबीएसई में अब ऐसा नहीं है कि बच्चा रट के टॉप कर ले, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सीबीएसई के बच्चों को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उनको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। फिर अगर हम जीएससीबी की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो बच्चे भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होंगे। पर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो उनका प्रॉपर जो फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए, एक तो आंसर प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट और पेपर पैटर्न फैमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मतलब उनको एक तरीके से देखा जाए तो एनसीईआरटी को घोट के पी जाना चाहिए, है ना। और मतलब उनको आंसर, प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग, पॉइंट वाइज आंसर को लिखना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं किस पे, रिसोर्स बुक पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब उनका सीक्वेंस पढ़ने का ये होना चाहिए, पहले वो एनसीईआरटी को करे, देन पीवाईक्यूज, देन सैम्पल पेपर, और लास्ट में अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा रिसोर्स बुक को चूज कर सकते हैं। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कभी भी रिवर्स नहीं करें, मेरा यही एडवाइस है उनको। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, तो टेल अस अ बिट अबाउट इट, क्योंकि अभी इस साल से सीबीएसई ने 9th स्टैंडर्ड में एडवांस्ड लेवल का जो ऑप्शन है वो भी इंट्रोड्यूस किया फॉर बोथ साइंस एंड मैथ्स आई वुड से। सो उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले तो मैथ्स का एक गोल्डन रूल होता है, लर्न, प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिपीट। आजकल के बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है कि बुक ओपन किया, एग्जाम्पल्स देखे, उनको रीड किया एंड हमारा काम हो गया। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमको देखने से क्वेश्चन लगता तो है कि हमको आ रहा है, लेकिन बिना उसको रिटन प्रैक्टिस किए हुए वो चीजें हमको कभी भी नहीं हो पाएगी। जब हम लिखने बैठेंगे एग्जाम के अंदर तो हमको लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन हो सकता है या तो गलत हो रहा हो या फिर उसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लास्ट में जाता है वो गलत हो जाता है। तो मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटन प्रैक्टिस। अगर एडवांस की बात की जाए तो धीरे धीरे सीबीएसई चाहता है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे स्टडी करे, जैसे कि 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट, ताकि उनको एकदम से 11th एंड 12th में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं मिले, थोड़े से वहां के कॉन्सेप्ट वो जान ले, ताकि क्या है कि आगे जेईई नीट के अंदर जो भी टॉपिक्स उनके आते हैं वो बाकी बच्चों से जो है वो 2 स्टेप आगे बढ़ सके। तो यहाँ से ही उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई के थ्रू। Agreed, and I think this is something which is good that they have introduced, because आगे जाके अगर जिसको competitive exams देनी है तो उनके लिए this will be very helpful। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको ये हेल्प भी मिल जाती है कि उनको आगे जाके किस फील्ड में जाना है, कि उनको साइंस स्ट्रीम लेनी है या नहीं है। एडवांस उनकी ये हेल्प कर सकता है। और उसके साथ साथ एक और चीज हेल्प कर देगा कि उनको बायो के अंदर शिफ्ट होना है या फिर मैथ्स के अंदर शिफ्ट होना है। ये चीज कभी कभी बच्चे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि दोस्त मेरा उस फील्ड में जा रहा है तो मैं उस फील्ड में चला जाऊं, लेकिन उनको बाद में दिक्कत आती है। एक बार के लिए तो दोस्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनको बाद में धीरे धीरे डिफिकल्टीज फेस होती है। तो ये चीज वो पहले से पढ़ लेंगे तो उनको कहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। Next, if you could tell some tips for the language subject, that is English. लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक ऐसा है कि बच्चों को लगता है कि वो बहुत इजी सब्जेक्ट है और उनको उन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो लास्ट तक छोड़ देते हैं कि लास्ट के 15 डेज में हम वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब लास्ट के 15 डेज में वो लेके बैठते हैं तब उनको लगता है डर कि अब हमारे पास डेज कम बच चुके, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं की होती। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके 4 टिप्स है कि सबसे पहले आपको एक रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। आर्टिकल्स आप रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, उससे आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी, वॉकैब भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। दूसरा है राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट सिर्फ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, क्योंकि राइटिंग जो है एसएसटी में भी काम आएगी, साइंस में भी काम आएगी। तो राइटिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी लिखो तो वो चीज है। उसके साथ वॉकैब का मैंने आपको बोला कि वॉकैब अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है।
और उसके साथ साथ जो है लिटरेचर पार्ट, तो वो आपको लिटरेचर पार्ट अलग से करना पड़ेगा। और ग्रामर है, वहां पे रूल्स होते हैं, रूल्स को किस तरीके से कहाँ अप्लाई करना है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, मूविंग ऑन टू साइंस, सो इस सब्जेक्ट को कैसे मास्टर कर सकते सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि मतलब साइंस और मैथ्स, अगर मैं दोनों की बात करूँ तो साइंस मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होते। बच्चे की जो इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस है वो उन्हें डिफ़िकल्ट बनाती है। अगर हम साइंस के 3 अलग-अलग पार्ट की बात करें तो उन 3 पार्ट को बच्चों को कुछ इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। लाइक अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स जो है वो पूरा गेम एक तरीके से कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स का है। तो फिर उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बच्चा जो है वो रिएक्शंस को लिख के अगर बैलेंस करे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका रिलेशन क्या है, वो डे टू डे लाइफ में चीज़ों को बहुत कंपेयर कर सकते हैं केमिस्ट्री के। फिजिक्स में समझ सकते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन है, बट केमिस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो अपनी डे टू डे लाइफ से कंपेयर करके उसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे कंपेयर करके रिलेट कर सकते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ जो उनकी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को याद करना बहुत ज़रूरी है एक तरीके से। और मतलब साइंस पढ़ने का एक सिंपल सा रूल है जो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, एक तरीके से सबसे फर्स्ट रीड, देन अंडरस्टैंड, देन रिकॉल एंड देन राइट। सिर्फ ऊपर से टेक्स्ट बुक को पढ़ना इनफ नहीं है, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा। And SST is one of the most boring subject that people find. So any tips for that? प्रॉब्लम मैम SST नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो हमारी प्लानिंग है एक तरीके से। मतलब अगर आप SST की बुक को एज अ नॉवेल की तरह रीड करेंगे खाली तो आपको नींद आएगी ही। तो मतलब उसके जो 3 से 4 पार्ट है उसको आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। लाइक हिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स है उसको आप एज अ स्टोरी की तरह देखो। मतलब कौन सा कैरेक्टर कब आया, कौन सा इवेंट कब हुआ, मतलब एक टाइमलाइन चार्ट की तरह उसको बनाओ। देन उसके बाद अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो उसको मतलब बिना विजुअल और मैप के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। रटने की जगह आप मैप्स पे लोकेशन देखो। अगर हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसको अपनी डेली लाइफ और न्यूज़ से रिलेट करके देखो। SST में अगर अच्छा आपको स्कोर करना है तो सबसे फर्स्ट आपका आंसर राइटिंग, देन आपका जो फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, यही सब चीज़ें आपको काम आती है। एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लंबे लंबे आंसर्स लिखे हैं, उसको क्या चाहिए, उसको बुलेट पॉइंट्स चाहिए और मतलब आपने जो भी मेन जो आपके कीवर्ड्स है उसको आपने बोल्ड किया है कि नहीं, ये चाहिए SST में। Agreed. And अब बात करें अगर रिसोर्सेज की तो there are multiple resources that students can refer to. अब तो ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ मटेरियल अवेलेबल है। There are PYQs, sample papers, mock papers और रेफरेंस बुक्स का तो एंड ही नहीं है। कुछ लोग सजेस्ट करते कि ये रेफरेंस बुक लो एंड सम ऑनलाइन एजुकेटर्स आल्सो सजेस्ट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रिसोर्सेज शुड स्टूडेंट रिलाई ऑन? मतलब बिल्कुल सही है आपकी बात कि रिसोर्सेज बच्चों के पास आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके पास आ चुका है स्मार्टफोन। तो वो जो है उनको ये लगता है कि हम अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो हमारा जो है चीजें, कॉन्सेप्ट वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है। और हमारे यहाँ पे CBSE का बेस है NCERT। तो सबसे पहले उनको NCERT कवर करनी है, फिर NCERT की आती है एग्जाम्पलर, तो वो हमें कंप्लीट करनी है। तो जो भी आप बुक ले रहे हो, हमारे पास रिसोर्सेज कम लेने हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने पहले NCERT कर लिए, NCERT एग्जाम्पलर कर लिए, देन आप रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हैं। हमें 6, 7, 8, 10 अलग अलग रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। लिमिटेड रिसोर्स के साथ रिपीटेशन का काम करना है। जितना हम चीजों को रिवाइज करेंगे उतना हमारे टॉपिक्स, पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अलग अलग जगह से उठाने की कोशिश करेंगे। हर जगह किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है, हर एक का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होगा। उससे हमारी चीजें मगअप हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। फिर हम सोचेंगे इस मेथड से करें या उस मेथड से करें। लिमिटेड रिसोर्स रखो एंड उसकी प्रैक्टिस बार बार करो जब तक कि वो चीज आपकी परफेक्ट नहीं हो जाती है। ऑनलाइन देखने जाएंगे तो हो सकता है ऑनलाइन कंटेंट 15 मिनट्स का हो, लेकिन उसके साथ साथ 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आजकल सोशल मीडिया है, तो वहां पे बच्चे अगर एक बार शिफ्ट हो गए तो वो कब स्क्रॉल करते 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 आधा घंटा निकल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन का हम थोड़ा कम रखें,
जरूरत हो तभी हम उस तक पहुंचे। अदरवाइज टेक्स्ट बुक हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल है, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, दूसरी भी रेफरेंस बुक्स है, तो उन्हें प्रैक्टिस करें और लिमिटेड। Yeah. And now one question is paper presentation, because आप कितना भी पढ़ लो but if you don't know how to present your answers तो somewhere it will affect your marks. And especially जब boards की बात करें तो they have to examine so many papers. So what would you suggest कि what should be an ideal way of writing answers? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमें अपना पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है, क्योंकि वहां अगर हमने नीट एंड क्लीन नहीं लिखा तो हमको एग्जामिनर जानता नहीं है, वो हमने जो लिखा है उसी के बेसिस पे हमको मार्क्स देने वाला है। वो ये नहीं जानता कि हम अपने क्लास के टॉपर है, ये है वो हमारा जज करेगा हमने जो लिखा है उसके हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए हमारा पूरा आंसर। जहां मिस्टेक हो जाए सीधी सी एक लाइन खींचना है, वहां उधर कुछ भी ज्यादा काट छाट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज के हमें जो भी हमारा कीवर्ड है, जैसा मैम ने बताया, कीवर्ड को हमें हमेशा हाईलाइट करना है ताकि सामने वाले को पता चल सके कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस आंसर को कंप्लीट करेगा। क्योंकि सीबीएसई के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जो बुक के अंदर लिखा है वो एज इट इज हमें चाहिए। सीबीएसई बोलता है कि हमें कीवर्ड से मतलब है, ये की जो वर्ड जो है वो इस आंसर को कंप्लीट कर देगा। तो जो भी चीज है आप उस कीवर्ड के थ्रू उनको हाईलाइट करके बताओ कि ये इस आंसर को कंप्लीट करता है। उसके बाद अगर बात करूं एसएसटी की हो गया, साइंस की हो गई, तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ। आप फ्लो चार्ट बना के उन चीजों को बताओ कि ये मैंने इस तरीके से लिखा है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम्स आप बहुत अच्छे से बनाओ। उसके बाद एसएसटी की और साइंस में सेम चीज है कि हमें एक पैराग्राफ के अंदर आंसर को नहीं लिखना है। पैराग्राफ को बजाय हम करें कि पॉइंट्स के अंदर, जैसे जैसे पॉइंट्स के अंदर रीड करने में भी आसानी होगी और उससे क्लियरिटी मिलेगी सामने वाले को, चेक करने वाले को, कि उसने आंसर बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रहा है और अच्छी तरीके से लिख रखा है। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज पॉइंटर्स होंगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाएगा चेक करने के लिए कि ये की पॉइंट है, ये कीवर्ड्स है। नेक्स्ट देयर इज दिस थिंग कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज अल्टीमेटली दैट विल हेल्प देम। भले ही आप कोचिंग जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। सो इन दिस शेड्यूल ऑफ स्कूल, देन कोचिंग एंड देन रिविजन, तो उसके लिए बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि बच्चे आजकल जो है होमवर्क को एक बर्डन मानने लग गए। क्योंकि बच्चा जो है स्कूल जाता है मॉर्निंग में 7 to 8 आवर्स वहां रहते हैं, फिर कहीं कोचिंग जाएगा वहां पे 2 to 3 आवर्स, तो एक अगर हम टाइम निकाले तो 2 to 3 आवर्स उसके बाद में बचते हैं। तो उसी के अंदर उनको लगता है कि मेरे को होमवर्क भी करना है, उसी के अंदर मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन जब स्टूडेंट होमवर्क को एक सीरियस लेगा कि ये मेरा प्रैक्टिस है बर्डन के बजाय, तब वो अच्छे से कर पाएगा। हम होमवर्क मिलता है कहीं से कॉपी करके डायरेक्टली लिख लेते हैं, टाइम तो उसमें भी जा रहा है, लेकिन हमें उस चीज को इस तरीके से करना है कि पहले हम उस चीज को प्रिपेयर करें, लर्न करें, देन हम उस चीज को लिखें एंड एनालिसिस करें कि हमने जो लर्न किया उसमें से हम कितना लिख पाए, क्या हमने सही लिखा, क्या हमने गलत लिखा, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। वरना हम क्या करेंगे, होमवर्क में पूरा टाइम निकाल देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं बच रहा। तो होमवर्क को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होमवर्क को एज अ प्रैक्टिस लो, बर्डन नहीं। सो अभी तक हमने जितनी बात की इट वाज अबाउट डेली बेसिस पे हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब हम अगर एग्जाम का 1 महीना बचा है और कुछ टॉपिक्स फिर भी रह गए हैं और साथ में हमें पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं, तो फर्स्ट तो हम बैकलॉग्स को कैसे कवर करें, सेकेंडली रिविजन को कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट लास्ट के जो 30 डेज है उसका सिर्फ एक ही रूल है कि सबसे पहले तो नई चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है, जो ऑलरेडी आता है उसे परफेक्ट करो। इसे हम मतलब 4 फेज लास्ट मंथ प्रिपरेशन कहते हैं। सबसे फर्स्ट जो फेज है वो है आपका सिलेबस मैपिंग। आपके जो चैप्टर्स है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक तो आपका एक स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और लो, और आपका जो रिवीजन है वो हमेशा मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग की तरफ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन
अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो वो है स्मार्ट प्लानिंग एक तरीके से। उसमें क्या है कि आप लंबे लंबे चैप्टर्स को जो है वो वापस से मत पढ़िए, आपके खुद के बनाए हुए फॉर्मूला शीट, आपके माइंड मैप, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। एंड देन थर्ड फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। यहाँ पे मतलब आप टाइमर सेट कीजिए 3 आवर्स का और सैम्पल पेपर लीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम हॉल का जो फियर है वो दूर होगा। एंड फोर्थ फेज जो है आपका वो है वीक एरिया फिक्सिंग। मॉक टेस्ट में जो गलती हुई है आपसे, आप उसको जो है वो वहाँ पे सिर्फ उस चीज़ को कवर कीजिए, उस चीज़ को पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए, कि वो रात भर जागते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। पूरी रात जागेंगे, लास्ट के 2 आवर्स सोएंगे और फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। एक बात याद रखो, जो आपका एग्जॉस्टेड ब्रेन है वो एग्ज़ाम हॉल में सिली मिस्टेक्स करेगा ही करेगा। तो इससे बेटर है कि आप 6 to 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लें और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। एंड आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं तो इसके सराउंडिंग बहुत स्टीरियोटाइप्स है कि बोर्ड्स है, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, ये सब स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली स्ट्रेस में डालते हैं। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव कि इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट कि आप एक पॉइंट पर चले जाओ जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल एकदम पीक पे आ गया हो? स्ट्रेस थोड़ा बहुत अगर है तो वो सही भी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो ये लगता है कि बच्चा सीरियस है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि हमारा एग्जाम भी खराब हो सकता है। तो वो चीज भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रेस लेके हम जो है चीजें पढ़ रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड कुछ दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें बिना टेंशन के स्टडी करनी है और बिना टेंशन के ही जो है एग्जाम लिखना है। तो मार्क्स आएंगे वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा, वो आगे जाके आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। लेकिन उसकी टेंशन अभी से लेके एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, पेरेंट्स अपने जो सपने हैं वो बच्चों पे नहीं थोपे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट को लगता है कि ये मेरा सपना था, अब तू पूरा कर या पूरा कर, जो भी है वो, उसकी वजह से बच्चा एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये लेके चलता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये बोला है कि मेरे को ये चीज करनी है क्योंकि उनका सपना था। तो वो चीज पेरेंट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसको करने दो, वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बोलो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अपने सपने उन पे थोपे नहीं। एंड नाउ अभी तक हमने सारी बात की, बट द मेन डे इज द एग्जामिनेशन डे। आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो बट इवेंचुअली आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो विल अल्टीमेटली शो अप इन योर रिजल्ट्स। तो उस एग्जामिनेशन डे के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना एक अलग स्किल है और एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करना ये एक अलग स्किल है। तो मतलब मेरी ये 4 बातें याद रखें आप लोग एग्ज़ाम के लिए। सबसे फर्स्ट है आपका, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, सबसे फर्स्ट टोटली आपको काम रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो 15 मिनट्स आपके होते हैं, उसमें जैसे आपके हाथ में पेपर आ जाता है, आप उस 15 मिनट में पूरे पेपर को अच्छे से स्कैन करो। कौन सा सेक्शन पहले आपको अटेंड करना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले सॉल्व करना है, वो आप फिगर आउट करो। एंड देन सेकेंड, अगर हम बात करें जो भी सेक्शन आपको 100% आता है वो आप अपने माइंड में फ़िक्स कर लीजिए। और जैसे अगर साइंस के अगर हम पैटर्न की बात करें, लास्ट ईयर चेंज हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो वो बायोलॉजी है, सेक्शन बी की बात करें तो केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी क्या है, फिजिक्स है। तो तीनों सेक्शंस को आपको अलग अलग लिखना है। और पर इसमें कंपलसरी नहीं है कि पहले अगर बायो है तो बायो को ही अटैम्प्ट करो। जो सेक्शन पहले आता है वो सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करो, पर तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को आपस में मर्ज मत करना। तो ये चीज़ आप पहले के 15 मिनट में डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और जो सेक्शन अगर आपको पहले आ रहा है वो आप पहले लिखेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और एग्जामिनर के सामने भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एक बच्चे का मोमेंटम बिल्ड होता है एक तरीके से। फिर अगर हम बात करें देन प्रेजेंटेशन जो बहुत ही मैटर करता है, और टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे मतलब अभी जैसे मैंने आपको पहले कहा मॉक टेस्ट, जो घर पे अगर एग्ज़ाम के पहले बच्चा मॉक टेस्ट 3 आवर अगर फिक्स करके लिखता है तो उसे क्या होता है, उसका एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस और फियर है वो दूर होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई 5 मार्क का क्वेश्चन फंस रहा है तो क्यों वहाँ 20 मिनट्स आपको वेस्ट करने, वहाँ वो स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो।
लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप उसे देखो, क्योंकि वो भी नहीं आ रहा है और उसके चक्कर में जो आता है वो बच्चे छोड़ के आते हैं। एंड देन लास्ट इज़ 15 मिनट बफर रूल। मतलब आपका पेपर जो है वो 2 आवर 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट में आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन, आपका कैलकुलेशन चेकिंग, आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं उसका प्रॉपर लेबलिंग, और जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आपने बोल्ड किए हैं कि नहीं किए हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और अभी अगर जैसे साइंस एडवांस भी आ गया है एक तरीके से, तो बच्चों के अंदर एक डर है कि एडवांस का मतलब ये नहीं है कि कुछ आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा। एडवांस का मतलब है सिर्फ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक की जाएगी। मतलब एक तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। मतलब पहले अगर आपका, ये सिंपल सी बात है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड लेवल पे मास्टरी करो एंड देन उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टच करो। Yeah, so I think that is an effective strategy to attempt any paper. Since we are here to provide a complete roadmap for class 9th and 10th students, तो एग्जामिनेशन होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो स्ट्रीम सिलेक्शन एंड फ्यूचर मैपिंग इज जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स दैट दे गेट। सो अगर 85 या 90% प्लस आए तो दे विल गो फॉर साइंस, और अगर उससे कम है तो कॉमर्स या आर्ट्स। सो इज दैट द राइट अप्रोच? बिल्कुल गलत अप्रोच है। मतलब सबसे पहले तो ये मिथ तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हाईएस्ट मार्क्स है तो उस बच्चे को अल्टीमेटली साइंस लेना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स सिर्फ आपका उस दिन का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है, ना कि आपका करियर इंटरेस्ट। तो अगर आपको मतलब आगे चल के कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करना है तो आप इन 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक, आपका इंटरेस्ट, क्या आप मतलब घंटों तक बैठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं? मतलब आप कॉन्स्टेंटली बैठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और दूसरा, अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड, आपका ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से चलता है वो, क्या वो लॉजिकल चलता है, क्या वो साइंटिफिकली चलता है, क्या वो क्रिएटिव माइंड है या वो बिजनेस माइंडेड है। ये इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट, अगर हम बात करें करियर अवेयरनेस, आप अगर कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आगे चल के उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ तो आर्ट्स और कॉमर्स में भी उतनी ज़्यादा हाई पेइंग और प्रेस्टिजियस जॉब, प्रेस्टिजियस करियर अवेलेबल है जितना कि साइंस में है। और मतलब पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरी तरफ से कि अपना मतलब बच्चों का जो स्ट्रीम सिलेक्शन है उसको अपना स्टेटस सिंबल या प्रेस्टीज इशू ना बनाए। आपका बच्चा जहाँ फिट बैठेगा वहीं वो टॉप करेगा। ये बहुत ज़रूरी है एक तरीके से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 90% है, तो सब एक तरीके से फिक्स कर लेते हैं कि हाँ वो बच्चा साइंस में ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि 10th तक उसका अगर साइंस स्ट्रांग हो तो आगे चल के उसको साइंस स्ट्रीम में ही मज़ा आएगा, साइंस ही लेना है। Yeah, and I think the subjects that you study in class 9th and 10th, उसका syllabus, और अगर आप 11th 12th में चाह रहे हो, that transition is a big academic job. So वो cope up कर पाना, that depends on the interest. And जो students aspire करते हैं to give competitive exams like JEE and NEET, so what is the correct grade to start preparing for these exams? कि कौन से standard में, मतलब ये प्रिपरेशन 9th और 10th से शुरू हो जानी चाहिए या फिर जब हम 11th में आ रहे हैं तब से शुरू? ये मतलब ये जो पूरा प्रिपरेशन है वो 9th एंड 10th से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो 11th एंड 12th में बच्चा जो है वो अचानक से ये सब्जेक्ट्स देखता है, अचानक से ये सारे कॉन्सेप्ट देखता है तो वो घबरा जाता है। मतलब जैसे अभी आपने एडवांस लेवल, स्टैंडर्ड लेवल, पहले बेसिक और स्टैंडर्ड था, अब जो है वो स्टैंडर्ड और एडवांस है। मतलब एक तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम ही चाह रहा है कि बच्चा 9th एंड 10th से ही जो है वो शुरुआत कर ले। क्योंकि मतलब आप कोई भी एग्जाम्स देखो, चाहे वो नीट और जेई हो, इवन कॉमर्स के फाउंडेशंस क्यों ना हो, उसमें 40 to 45% कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइन है आपके 9th एंड 10th के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से। तो अचानक से 11th एंड 12th में इतना सरप्राइज जब बच्चा हो जाता है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है कि उसने 9th एंड 10th को बहुत ही ज़्यादा हॉलो, मतलब बहुत ही लाइटली लिया है एक तरीके से। तो 11th एंड 12th जो बच्चे का एक तरीके से एम ही है कि आगे चल के मुझे नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है या कोई भी एग्जाम्स है, तो 9th एंड 10th उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कह रहे कि आप एकदम बुक को लेके रटो, एक तरीके से आप थोड़ा समझो। सीबीएसई का पूरा फोकस किस चीज़ पे, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रोड लर्निंग टोटली हमें ख़त्म करना है अभी, और 9 से पूरा करिकुलम जो है वो शिफ्ट ही हो जाता है, मतलब रोड लर्निंग बंद, अब टोटली करिकुलम हैवीली शिफ्ट होता है टूवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। मतलब मोर एंड मोर डीप अंडरस्टैंडिंग,
थिंकिंग विदाउट इमेजिनेशन, ये सारी चीजें एक तरीके से। I think that is important as Yeah. well to actually deal in real life. So we will now start with the rapid fire round. You can quickly answer the questions. So first, one habit that every child should build. डेली रिवीजन, क्विक रिवीजन एक तरीके से। A quick tip to relieve stress during the preparation. फिजिकल एक्टिविटी करें जरूर, जो आप डेली बेसिस पे करते हो वो नहीं छोड़े। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम्स आ रहे हैं और हम वो सारी चीज़ छोड़ दें। एटलीस्ट हाफ एन आवर जितना, 20 मिनट्स जितना आप वॉक करो, रनिंग करो, या जो भी स्पोर्ट्स में अगर आप हो तो वो आप साथ साथ में करते रहो, ताकि क्या स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा, जो भी आप चीज़ पसंद करते हो वो करोगे तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Better resources, more resources is equal to better preparation. Agree or disagree? डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। मतलब बच्चा एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी सेकंड एंड एनसीईआरटी लास्ट, मतलब रेफरेंस बुक एज अ बैकअप होना चाहिए। NCERT is everything. विद एग्जाम्पलर अगर है मैथ्स के अंदर है तो मैथ्स के अंदर एग्जाम्पलर सॉल्व करें एंड देन रेफरेंस बुक। Done. So my next question was that only, is NCERT enough to crack the exam? एनसीईआरटी बेस है, इनफ नहीं बोल सकते। साथ साथ में अपने को दूसरी चीजें रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जिस लेवल से सीबीएसई के पेपर बन रहे हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के बन रहे हैं। तो ये कहना कि सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है वो सही नहीं होगा। हमें रेफरेंस बुक और एग्जाम्पलर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल के देखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है एक स्टैंडर्ड लेवल पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, वो 11th एंड 12th में भी काम आते हैं। तो प्रायोरिटी सीबीएसई की भी वही रहती है कि ऐसे टॉपिक्स लेने जो 9th 10th के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है और 11th 12th में उनको काम आएंगे। तो एनालिसिस करो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना करो। मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, एनसीईआरटी, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, देन सैंपल पेपर, और फिर ऐसे रेफरेंस बुक ऐसे। लेकिन लिमिटेड रखो। हाँ। लेकिन उसको रिपीट करो। ऐसा नहीं कि 6 से 7 8 10 हम अलग अलग रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, उसमें से कंप्लीट हुआ नहीं देन दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक कंप्लीट करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, देन दूसरे पे शिफ्ट हो। Agree. Morning study or night study, what should a student prefer? उनकी मतलब हैबिट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनका रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और मतलब मॉर्निंग स्टडी करे, नाइट करे, उनको मतलब एक तरीके से उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, बट कंसिस्टेंट फोकस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मॉर्निंग करो चाहे नाइट करो, बट कंसिस्टेंट फोकस जो है वो मेन है एक तरीके से। Discipline or motivation, what is more important? डिसिप्लिन। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, मोटिवेशन आज है कल नहीं है। डिसिप्लिन से रहेंगे तो सिलेबस भी टाइम पे होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये डिसिप्लिन वर्ड और कंसिस्टेंट वर्ड, ये बच्चे को 9th एंड 10th से बहुत अच्छे से सीखना भी चाहिए, और ये वर्ड का रियल मीनिंग क्या है ये अप्लाई भी करना चाहिए। What makes Think Guru stand out? Stressless education. Yeah. Perfect. So that was about the rapid fire round and the podcast as well. So as we come towards the end of the podcast, what message would you like to give to the viewers? स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका मेन पर्पस जो है वो एग्ज़ाम मार्क्स की भीड़ में भागना नहीं है। ये 2 साल आपको क्या सिखाएंगे कि कैसे मेहनत करनी है, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, मतलब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनको कैसे डील करना है, और कंसिस्टेंसी की जो पावर है उसको कम मत समझो। रोज़ का आपका थोड़ा थोड़ा जो एफर्ट है वो एक दिन देखना एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक गोल सेट करो। अपनी स्टडी जो है वो गोल के हिसाब से करो, ना कि अपनी स्टडी के हिसाब से गोल सेट करो। तो एक गोल रहेगा तो हम अपना जो भी स्टडी है वो एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक गोल होना चाहिए अपना। उस गोल को देख के भागोगे तो बहुत अच्छे से अपनी स्मूथली सब कुछ हो। सक्सेस का कोई जो है वो शॉर्टकट नहीं होता है एक तरीके से। मतलब देखा जाए तो एक सिंसियर एफर्ट और पेशेंस और सही प्लानिंग, ये 3 जो है वो रियल इंग्रेडिएंट है एक तरीके से सक्सेस के। आप ऐसे शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं अपना सकते सक्सेस के लिए। So I think the why is very important. How will automatically get figured out. So thank you so much for joining us. It was a wonderful conversation.